Welcome to the business studies class. Today we will discuss about registration of cooperative societies and merits and limitations of cooperative societies. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और कुछ 5 स्टेट्स हैं जिनके अपने स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट हैं। वो स्टेट है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो अगर इन स्टेट्स में कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टेब्लिश की जाती है, बनाई जाती है, तो वहाँ के स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर उनका रजिस्ट्रेशन होगा। तो जब हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसके लिए हमें क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारे स्टेट का हर स्टेट का एक रजिस्ट्रार होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, तो हमें उसके पास एक एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी रजिस्ट्रेशन के लिए। और उस एप्लीकेशन फॉर्म में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। फर्स्ट इज़ द नेम ऑफ द प्रपोज सोसाइटी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हम स्टार्ट करना चाहते हैं उसका नेम क्या होगा। सेकंड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोज सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, किस पर्पज़ के लिए हम ये सोसाइटी मीन्स बना रहे हैं। डिटेल ऑफ द शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, द राइट, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स की राइट्स, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। मेथड ऑफ बिकमिंग ए मेंबर, अगर कोई पर्सन इस सोसाइटी का मेंबर बनना चाहता है तो उसका क्या मेथड है, क्या प्रोसीजर है। नेम एंड एड्रेस ऑफ मिनिमम 10 मेंबर्स। मिनिमम 10 मेंबर्स के नेम और एड्रेस हमें उसमें लिखने होंगे। एंड लास्ट इज़ द रूल्स ऑफ द सोसाइटी, और सोसाइटी के क्या रूल्स है जिसके बेस पे हम सोसाइटी को रन करेंगे वो हमें इसमें मेंशन करने होंगे। सो ये सभी इंफॉर्मेशन हमें एप्लीकेशन फॉर्म में लिखकर रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अपने स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को सबमिट करनी है। और अगर रजिस्ट्रार को ये ऐसा लगता है कि जो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो सेटिस्फैक्ट्री है, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कर देता है। और जैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। मीन्स इसके मेंबर्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कर सकती है, अपने नाम से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, डीलिंग कर सकती है, एसेट परचेज कर सकती है, कोई भी काम कर सकती है। सो आफ्टर रजिस्ट्रेशन ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह काम करेगी। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्या मेरिट्स हैं, तो चलिए देखते हैं क्या मेरिट्स हैं इसकी। फर्स्ट है इजी फॉर्मेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाना, स्टार्ट करना बहुत इजी है। ऑल्दो इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, लेकिन कोई जो फॉर्मेलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा हार्ड फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कोई एक्सपेंस, लीगल प्रोसीजर भी कोई एक्सपेंसिव नहीं है। कोई भी 10 मेंबर्स, कोई भी 10 पर्सन्स मिलकर क्या कर सकते हैं, इसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी को बना सकते हैं। लेकिन वो 10 मेंबर्स क्या होने चाहिए, अडल्ट होने चाहिए, मेजर होने चाहिए। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं सबकी लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। अब लिमिटेड की क्या, लिमिटेड कितनी होगी, जितने अमाउंट किया तो उन्होंने गारंटी दी है, या जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया, जितने कि उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, उस अमाउंट तक ही उनकी लायबिलिटी है। उनकी पर्सनल एसेट यूज़ नहीं की जा सकती कोऑपरेटिव सोसाइटी के डेट्स को पे करने के लिए। तो like this their liability is limited. Next point is stability. कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो एग्जिस्टेंस है वो स्टेबल है।
किसी के मेंबर, अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या कोई मेंबर अनसाउंड माइंड का हो जाता है या कोई इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, तो इससे कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर, उसकी लाइफ के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसे चलती रहेगी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो एग्जिस्टेंस है वो स्टेबल होती है, स्टेबिलिटी होती है इसके अंदर। नेक्स्ट मेरिट इज़ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। जैसे कि हमने फीचर्स में किया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है और जो मेंबर्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं मैनेजमेंट कमेटी के फॉर्म में, और वो क्या करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी को की स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। तो ये जो मैनेजमेंट कमेटी है ये डेमोक्रेटिक वे में कोऑपरेटिव सोसाइटी की फंक्शनिंग में हेल्प करती है, मीन्स डेमोक्रेटिक वे में ये अपना काम करती है। जो भी मेंबर्स हैं सभी को एक ही वोट देने का राइट है, चाहे उन्होंने कितने ही शेयर्स क्यों ना खरीद रखे हों कोऑपरेटिव सोसाइटी के। और ये जितने भी मेंबर्स होते हैं और सभी क्या करते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, अपने आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, और इसमें कोई प्रॉक्सी अलाउड नहीं होती। प्रॉक्सी का क्या मीनिंग है कि हम अपनी जगह किसी को अपने और को रिप्रेजेंटेटिव नहीं बना सकते मीटिंग में। हमें पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ेगा मीटिंग में, हम अपनी जगह किसी और को रिप्रेजेंटेटिव बनाकर नहीं भेज सकते। उसको हम प्रॉक्सी कहते हैं, नो प्रॉक्सी कहते हैं। तो इस तरह से जो मैनेजमेंट कमेटी है वो एक डेमोक्रेटिक वे में अपना काम करती है। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऑपरेट करने के, इसको रन करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं बहुत ही कम होते हैं। इसके कई रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न ये है कि इसमें जो भी मेंबर्स काम कर रहे हैं, जो भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। उसके लिए वो कोई अलग से कोई रेम्यूनरेशन नहीं लेते वो, ठीक है। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, सर्विस मोटिव के से काम कर रहे हैं और कोई इसके लिए कोई उनको स्पेशल रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाता। सेकेंडली, इन कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए, अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए वो एडवर्टीज़मेंट की कोई हेल्प नहीं लेते। और थर्ड रीज़न है कि इनकी जो सारी जो सेल करते हैं ये अपनी प्रोडक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो कैश बेसिस पर ही करते हैं, तो इसलिए बैड डेट होने के चांसेस नहीं होते। तो इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इसको रन करने के जो एक्सपेंसेस आते हैं, चलाने के जो एक्सपेंसेस आते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं। तो कम एक्सपेंसेस से हम इनको चला सकते हैं। नेक्स्ट है टैक्स एडवांटेजेस। कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो अर्निंग होती है वो एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स होती है, मतलब उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी को उस पर टैक्स पे नहीं करना पड़ता। और तरह की रिलैक्सेशन भी मिली हुई है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, जैसे इन्हें स्टैंप ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती, रजिस्ट्रेशन फीस से भी एग्जम्प्ट है। तो इन्हें ये सब एडवांटेजेस दी गई हैं, ये सब रिलैक्सेशन इन्हें दी गई हैं। नेक्स्ट है स्टेट पैट्रोनेज। पैट्रोनेज का मतलब है कि इनको सपोर्ट मिलता है स्टेट से। स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट क्या करती है, इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करती है। कैसे प्रोवाइड करती है, ताकि ज़्यादा डेवलप कर सके। कैसे प्रोवाइड करेगी अपना सपोर्ट, इन्हें टाइम टू टाइम लोन ऑफ़र करती है ईजी टर्म्स पर, इन्हें ग्रांट अवेलेबल कराती है। और गवर्नमेंट का जो इनकी तरफ एटीट्यूड होता है बहुत ही लिबरल होता है, मतलब फ्लेक्सिबल होता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट भी चाहती है कि क्या करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छे से डेवलप करे सोसाइटी में। इस तरह से ये हर पॉसिबल हेल्प इन्हें अवेलेबल कराती है ताकि इन्हें सपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट इज़ सप्लाई ऑफ गुड्स एट चीपर रेट। क्योंकि ये सोसाइटीज़ क्या करती हैं, प्रोड्यूसर से बल्क में क्या कर लेती है, प्रोडक्ट को ख़रीद लेती हैं और चीप रेट पर अपने मेंबर्स को अवेलेबल कराती हैं। तो इस तरह से मेंबर्स को क्या मिल जाती है, वही प्रोडक्ट चीप रेट पर अवेलेबल हो जाता है जो उन्हें मिडिल मैन के थ्रू ज़्यादा रेट पर अवेलेबल हो रहा था। जैसे हमने एक एग्जांपल भी किया था। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कर लेती हैं, बल्क में डायरेक्टली या तो प्रोड्यूसर से ख़रीद लेती है, कई बार वो होल सेलर से भी ख़रीद लेती है, तब भी उन्हें वो चीप रेट में अवेलेबल हो जाता है। और चीप रेट में अवेलेबल होने की वजह से वो अपने मेंबर्स को भी इसको कम रेट पर ही अवेलेबल कराती हैं।
नेक्स्ट एडवांटेज है इसका चेक ऑन अदर बिजनेस। अब इसकी वजह से जो और बिजनेसमैन है वो भी क्या हो जाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी की वजह से वो भी अलर्ट हो जाते हैं। कैसे अलर्ट हो जाते हैं, जो और बिजनेसमैन है जो इसी तरह का प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी कर रहे हैं, तो ये बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट की प्राइस और क्वालिटी फिक्स करने से पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी ध्यान में रखते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, जो बिजनेसमैन होता था, जो सप्लायर होता था, वो किंग ऑफ द मार्केट था। वो कैसा भी प्रोडक्ट किसी भी रेट पे कंज्यूमर को अवेलेबल करा देता था और कंज्यूमर को वो ख़रीदना पड़ता था क्योंकि उसको उसकी नीड होती थी। लेकिन आज का कंज्यूमर ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अवेयर है और उसका कैसे भी एक्सप्लॉयटेशन किया बिजनेसमैन ने, तो उसके हाथ में तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन है, एक हथियार है उसके हाथ में जिसका वो यूज़ करेगा, और वो क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो अपना एक्सप्लॉयटेशन नहीं होने देगा बिजनेसमैन के थ्रू, मिडिल मैन के थ्रू। वो अपनी क्या बना लेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना लेगा अपने वेलफेयर के लिए, अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए। सो इस डर से कि बिजनेसमैन, इसी डर से कि और कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जिस्टेंस में ना आए और कोऑपरेटिव सोसाइटी ना बने सोसाइटी में, तो वो क्या करते हैं, अपनी क्वालिटी, गुड्स की क्वालिटी को अच्छा रखते हैं और रिजनेबल प्राइसेस पे इन्हें अवेलेबल कराते हैं कंज्यूमर्स को। क्योंकि उनका कंपटीशन किसके साथ है, अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ हो गया बिजनेसमैन का, इसी वजह से। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। अब पहले क्या होता था, जो कंट्री की वेल्थ थी कुछ बिजनेसमैन के हाथ में ही रह जाती थी। कैसे रह जाती थी, वो क्या करते थे, जो प्रोडक्ट सेल करते थे कंज्यूमर को हाई प्राइसेस पे सेल करते थे और इतना क्वालिटी वाइज भी प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं होता था और कंज्यूमर को वो ख़रीदना पड़ता था। तो इससे बिजनेसमैन क्या करते थे, अपना मनचाहा रेट वसूल करते थे कंज्यूमर से और जो प्रॉफिट वो अर्न करते थे, हाई प्रॉफिट, उसको क्या कर लेते, अपने पास जमा करते रहते थे, एक्यूमुलेट करते रहते थे। तो इस तरह से बिजनेस के मैन के पास ही कंट्री की जो वेल्थ थी क्या होती जा रही थी, एक्यूमुलेट होती जा रही थी, उनके हाथ में कॉन्सेंट्रेट होती जा रही थी। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी आने की वजह से ये टेंडेंसी कम हो गई है बिजनेसमैन की, क्योंकि अब कंट्री की जो वेल्थ है वो फ्यू बिजनेसमैन के हैंड्स में कंसंट्रेट होके नहीं रह गई है, उससे वो क्या हो गई है, डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो इस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी कंज्यूमर के लिए यूज़फुल प्रूफ हुई है, कंज्यूमर्स के लिए भी और अदर पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी के लिए। लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हम देखते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ लिमिटेशंस भी हैं। मेरिट्स हमने डिस्कस कर चुके हैं हम, अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। फर्स्ट लिमिटेशन है लैक ऑफ कैपिटल। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो कैपिटल होती है वो बहुत ही लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्ट होती है। अब इसके लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड रिसोर्सेज होने के रीज़न क्या हैं। फर्स्ट रीज़न ये है कि इसके जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो पुअर बैकग्राउंड से होते हैं, तो वो ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। सेकंड रीज़न ये है कि उन्हें कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए कोई मोटिवेशन नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर बहुत ही कम रेट से डिविडेंड मिलता है और वोटिंग पावर भी सबकी सेम ही रहती है। चाहे आप कितने ही शेयर्स खरीदो, 1 पर्सन कैन गिव ओनली 1 वोट। तो इस वजह से भी वो ज़्यादा मोटिवेट नहीं होते ज़्यादा कैपिटल कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो रिसोर्सेज कम होने की वजह से, कैपिटल कम होने की वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी ज़्यादा लार्ज स्केल पे नहीं काम कर पाती, ज़्यादा जितना उनका डेवलपमेंट होना चाहिए वो उतना नहीं हो पाता। नेक्स्ट लिमिटेशन इज़ इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जिसमें इसके मेंबर्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रॉपर फंक्शनिंग को देखती है, उसमें हेल्प करती है। अब ये जो मैनेजर्स होते हैं वो भी इनकम्पिटेंट होते हैं, मतलब उनमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होती। जो प्रोफेशनल नॉलेज है, मैनेजरियल स्किल है, नॉलेज है, वो उनके अंदर नहीं होती। लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल और नॉलेज होती है। दूसरा, ये जो मैनेजिंग कमेटी होती है, ये क्या करते हैं,
फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को, मतलब अपने सर्विसेज के बदले ये कोई अलग से रेम्युनरेशन इन्हें नहीं मिलता, कोई रिवार्ड नहीं मिलता, ये मतलब सर्विस पर्पज़ से ही काम करती हैं, अपने मेंबर के वेलफेयर के पर्पज़ से ही काम करती हैं। तो क्योंकि इन्हें कोई रिवार्ड नहीं मिलता अलग से, अपनी सर्विसेज के लिए कोई रेम्युनरेशन नहीं मिलता, तो इसलिए ये भी क्या नहीं करते, ज़्यादा सोसाइटी की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, इसके डेवलपमेंट के लिए कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। नेक्स्ट लिमिटेशन है कैश ट्रेडिंग। अब हमने पढ़ा था कि कैश ट्रेडिंग एडवांटेज है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, क्योंकि इससे बैड डेट्स नहीं होंगे, तो ये तो हुई इसकी एडवांटेज की बात। लेकिन कैश ट्रेडिंग एक डिसएडवांटेज भी प्रूव हो जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। वो कैसे? क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, वो पुअर बैकग्राउंड से होते हैं, तो उन्हें क्या हो चाहिए, क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट गुड्स जो भी हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी उन्हें अवेलेबल करा रहा है, वो उन्हें ख़रीदना चाहते हैं, तो वो उसमें क्रेडिट फैसिलिटी उन्हें चाहिए। और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी उन्हें क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देती है, तो फिर से कहाँ बिजनेसमैन की तरफ फिर से वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि बिजनेसमैन तो उन्हें कोऑपरेटिव क्या देगा, क्रेडिट फैसिलिटी देगा, और फिर से वो क्या होगा, उनका एक्सप्लॉटेशन होगा। तो इस तरह से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो क्रेडिट फैसिलिटी ना देकर क्या कर रही है, फिर से अपने मेंबर्स को मिडिल मैन के एक्सप्लॉटेशन की तरफ पुश कर रही है। नेक्स्ट लिमिटेशन इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो गवर्नमेंट है वो भी क्या करती है, हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, ग्रांट देती है, लोन्स देती है, और गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करती है मनी। तो वो भी क्या करती है, मैनेजमेंट कमेटी में अपने मेंबर्स को नॉमिनेट करती है, और जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई तो नई जो गवर्नमेंट आएगी वो अपने मेंबर्स इसमें नॉमिनेट करेगी। तो इस तरह से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो काम चलेगा, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी रन होगी, वो किस बेसिस पर होगी, पॉलिटिकल बेसिस पर होगी। मैं समझ लो उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की वजह से, और जहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है वहाँ प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इन द वे ऑफ cooperative society, in the development of the cooperative society. Next is lack of motivation. कब cooperative society में एक क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है ये, तो जो भी इसमें पर्सन काम करते हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं, वो इसके वो कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लेते इसकी एक्टिविटीज़ में। अब इसमें पर्सनल इंटरेस्ट न लेने का एक रीज़न ये है कि उन्हें कोई मोटिवेशन नहीं मिलता कि जो अपनी वो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, कोई स्पेशल रेम्युनरेशन उन्हें नहीं मिल रहा, कोई स्पेशल रिवार्ड उन्हें नहीं मिल रहा। तो वो क्या करते, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते कोऑपरेटिव सोसाइटी के काम में। तो इसी वजह से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो जिस ऑब्जेक्टिव, जिस पर्पज़ के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमने एस्टैब्लिश किया था, वो हमारा पर्पज़ अचीव ही नहीं हो पाता, ऑब्जेक्टिव अचीव ही नहीं हो पाता, because of lack of motivation. Next है lack of public confidence. lack of public confidence कैसे होता है कि पब्लिक इस पे कम ट्रस्ट क्यों करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, क्योंकि जो इसमें मेंबर्स होते हैं कुछ, वो क्या होते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू नॉमिनेटेड होते हैं, तो वो पॉलिटिकल बेसिस पर क्या करते हैं, अपनी मैनेजमेंट कमेटी का ये फंक्शनिंग करते हैं, ठीक है। और कई बार वो अपने बिहेवियर से क्या करते हैं, पीपल जो लोग हैं उनके ट्रस्ट को क्या कर देते हैं, हर्ट करते हैं। तो इस वजह से धीरे धीरे क्या हो जाता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से, पॉलिटिकल बेसिस पे काम करने की वजह से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो लोग हैं उनका जो ट्रस्ट है वो कम होता जाता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ सीक्रेसी। अब लैक ऑफ सीक्रेसी कैसे है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उन्हें टाइम टू टाइम अपनी एनुअल रिपोर्ट और जो अकाउंट्स हैं वो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास भेजने पड़ते हैं। तो जो उनकी बिज़नेस डीलिंग्स, क्या बिज़नेस डीलिंग वो कर रहे हैं, कितनी परचेज़ हैं, कितनी सेल्स है, कितने एक्सपेंसेस है, जो भी उनके फैक्ट्स हैं अपनी ट्रांजैक्शंस के बारे में, वो क्या हो जाते हैं, पब्लिक हो जाते हैं। क्योंकि वो एक बार बिज़नेस से बाहर आ गए
रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच गए तो वो क्या हो गए, पब्लिक हो गए। तो इसमें सिक्रेसी नहीं रहती कोऑपरेटिव सोसाइटी में। लास्ट है म्यूचुअल डिस्प्यूट। अब क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। अब शुरू में जब कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टैब्लिश करते हैं तो उनके अंदर बड़ा इंथुजियाज्म के साथ करते हैं, बड़े जोश के साथ करते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ना, ये उनका जोश जो है कम होता जाता है, ख़त्म होता जाता है उनके अंदर से इंथुजियाज्म। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों होता जाता है इंथुजियाज्म कम? इसका रीज़न ये है कि एक तो जो मेंबर्स हैं वो अपना, उनका जो एटीट्यूड है वो सेल्फिश एटीट्यूड हो जाता है। वो अपने वेलफेयर का सोचते हैं, ना कि सभी मेंबर्स के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। और जब कुछ लोग ऐसा करेंगे, सेल्फिश एटीट्यूड दिखाएंगे, तो दूसरे मेंबर्स क्या करेंगे, उसको अपोज करेंगे, उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। ठीक है। और कई बार उनके जो आपस में जो विचार हैं, जो व्यूज़ हैं, वो भी क्या नहीं होते आपस में, वो किसी एक चीज़ पर क्या नहीं होते, वो एग्री नहीं करते। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, उनमें डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। और जब मेंबर्स के बीच में डिस्प्यूट शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का डेवलपमेंट होने की बजाय वो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। तो ऑल दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हमने इसकी एडवांटेजेस भी डिस्कस की हैं और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस की हैं। अब इसकी जो लिमिटेशंस हमने देखी हैं तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि इसमें इतनी लिमिटेशंस हैं इसकी, तो इसकी कुछ कम इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में। कंज्यूमर के लिए इसकी कोई कम इम्पोर्टेंस है नहीं। इसकी इम्पोर्टेंस को हम कम नहीं कर सकते, कम नहीं कह सकते हम, क्योंकि इसका डेवलपमेंट, किसी एरिया के डेवलपमेंट में, पुअर पीपल को सपोर्ट करने में इसका पूरा कंट्रीब्यूशन रहता है। अगर हमें कुछ करने की ज़रूरत है तो वो है हमें अटेंशन पे करनी है इसकी लिमिटेशंस की तरफ। हमें इसकी लिमिटेशंस को ख़त्म करना है, ताकि जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये पुअर बैकग्राउंड से जो लोग हैं, कंज्यूमर्स हैं हमारे, उनके लिए एक वरदान साबित हो सके। उसके लिए क्या करना होगा कि मैनेजरियल स्किल डेवलप करने के लिए हमें क्या देनी होगी, उन्हें ट्रेनिंग देनी होगी, उन्हें सफिशिएंट कैपिटल अवेलेबल करानी होगी, गवर्नमेंट को और ज़्यादा उन्हें हेल्प करनी होगी। और ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है इसको कम करना होगा, ख़त्म करना होगा। इसको कम नहीं बल्कि इसको ख़त्म करना होगा, एलिमिनेट ही करना होगा। क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से ट्रस्ट भी लोगों का कम हो जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर। और सभी मेंबर्स को अपने अपने पर्सनल वेलफेयर के बारे में ना सोचकर क्या करना है, सभी के वेलफेयर के लिए काम करना है। और उसके लिए इसको प्रॉपर इंटरेस्ट लेना होगा सभी मेंबर्स को, उसके लिए एफर्ट्स करने होंगे। तभी क्या कर सकते हैं हम, कोऑपरेटिव सोसाइटी का और डेवलप कर सकते हैं। और ये भी क्या करेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी डेवलपमेंट में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी का एडवांटेज देखें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ ये नहीं कि स्मॉल स्केल पर ही एस्टेब्लिश की जा सकती है, लार्ज स्केल भी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है हमारी इंडिया में। जैसे इसका एक एग्जांपल है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये एक बड़ी साइज़ की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लार्ज स्केल की, और जिसकी कैपिटल कितनी है, 250 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कितनी बड़ी सोसाइटी है ये। हमें क्या करना है, इन सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए इसकी जो लिमिटेशंस हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए अटेंशन पे करना होगा। तभी क्या कर सकती हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं वो सक्सेसफुली रन की जा सकती हैं और सोसाइटी के लिए यूज़फुल प्रूफ हो सकती हैं।